Assalamu alaikum everyone, this is Usfa Sultan here and we are discussing the Green's theorem today. ग्रीन थ्योरम हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कैलकुलस का, वेक्टर एनालिसिस का और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो हमारे पास ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर आर कोई भी सिंपली कनेक्टेड रीजन हो, लेट हमारे पास ये आर है, इट इज़ अ रीजन इन एक्स वाई प्लेन, so that is the xy plane, that is y axis, that is x axis। तो r कोई भी रीजन है एक्स वाई प्लेन में, वो सिंपली कनेक्टेड होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ द थिंग इज़ कि हमें सिंपली कनेक्टेड कौन सा रीजन है जो हमें सिंपली कनेक्टेड मिलता है। सिंपली कनेक्टेड वो रीजन कहलाता है जिसके अंदर कोई एक कर्व आपको ऐसी मिलती है कि आप उस कर्व को श्रंक करें और वो कर्व किसी एक पॉइंट पे श्रंक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सर्कल की बात करें, डैट इज सिंपली कनेक्टेड रीजन, बिकॉज सर्कल आप अगर श्रंक करते हैं तो वो एक पॉइंट पे श्रंक हो सकता है। अब इसके लिए लेकिन हमारे पास शर्त ये है कि सिंपली कनेक्टेड में जो कर्व आप यूज़ करेंगे वो सिंपल हो और क्लोज्ड हो। सिंपल हो मतलब वो कर्व अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करती होगी, और दूसरी बात क्लोज्ड हो मीन्स उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट बराबर होगा। सो डैट इज़ द सिंपली कनेक्टेड रीजन। हाँ, अगर तो हर वो रीजन जिसके अंदर कोई होल ना हो वो हमारे पास सिंपली कनेक्टेड होता है। अब ये जो रीजन हमने लिया ये हमारे पास एक सिंपली कनेक्टेड रीजन है, एक्स वाई प्लेन में है, बाउंडेड है, यानी आपको ये पता है कि आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लाई करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो एक्स आपके पास मिनिमम यहाँ पर है, सो लेट ये पॉइंट ए है, और एक्स मैक्सिमम यहाँ पर है, सो लेट ये वाला जो पॉइंट हमारे पास है ये पॉइंट बी है। सिमिलरली वाई मिनिमम आपके पास यहाँ पर है, लेट ये पॉइंट ई है, और वाई मैक्सिमम आपके पास यहाँ पर कहीं आता है, डैट इज़ कि ये पॉइंट हमारे पास एफ है। सो हम ये कंसीडर करते हैं कि ये जो एफ पॉइंट है ये इस कर्व को कट कर रहा है एफ पॉइंट पे, बी कट करेगा बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, एंड ई पॉइंट पे, और ये हमारा रीजन है। अब हमने कहा कि हमारे पास इस पे दो फंक्शन ऐसे डिफाइंड हैं, एम एंड एन, जो कंटिन्यूस फंक्शन है, यानी कि उनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और उनकी लिमिटिंग और एक्चुअल वैल्यू आपस में बराबर है। एक्स वाई के फंक्शन है, यानी एक्स भी पैरामीटर हो सकता है, वाई भी पैरामीटर हो सकता है, उनके कंटिन्यूस डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं इसी रीजन आर में, यानी कि हम अगर उनके कंटिन्यूस डेरिवेटिव लेंगे तब भी हम इसी रीजन आर के अंदर होंगे। रेट ऑफ चेंज अगर हम लेंगे वेरिएबल्स का विद रिस्पेक्ट टू अदर्स, तो वो हम इसी रीजन आर में लाई करेंगे। तो अब हमें ये प्रूफ ये करना है कि अगर हम क्लोज्ड इंटीग्रल लें अलोंग कर्व, इस क्लोज्ड कर्व के अलोंग अगर हम इंटीग्रल लेते हैं तो फंक्शन m का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल और फंक्शन n का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल वो बराबर आना चाहिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ फंक्शन n विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल, और सरफेस इंटीग्रल के लिए हमने साथ dx और dy यूज़ कर लिए। अब जो पॉइंट है नोट करने वाला वो ये कि यहाँ पर m के साथ dx है, इसका मतलब जो m है वो फंक्शन है जो प्रोड्यूस होगा जब dx यानी कि x में चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे देखें तो x में चेंज a टू b आ रहा है, यानी a टू b के लिए जब आप बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे m फंक्शन, और जब हम e टू f के लिए बात करेंगे तो हम फंक्शन यूज़ करेंगे n फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द चेंज। सो इसका मतलब ये है कि फॉर द फंक्शन m हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है, एंड फॉर द फंक्शन n हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है और डिपेंडेंट वेरिएबल x होगा। तो उसी हिसाब से हम इनके फंक्शन जो है वो डिफाइन करेंगे। अब पहली चीज़ कि हम अगर x एक्सिस के अलोंग बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास हमने पाथ को डिस्कस करना है, सो x एक्सिस के अलोंग हमारा जो मूवमेंट है वो है फ्रॉम a टू b, यानी इतना डिफरेंस हमने कवर किया है a से b वाला। अब अगर ए से बी वाला डिफरेंस हमने कवर किया है तो हम देखें कि ए अगर हम इनिशियल पॉइंट कंसीडर करें, क्योंकि ए कट कर रहा था पॉइंट ए पे और बी कट कर रहा था पॉइंट बी पे, तो बी हमारा टर्मिनल पॉइंट कंसीडर होगा। अब
अगर हमने ये चीज़ निकालनी है, अब स्टेटमेंट में एक चीज़ हमें गिवन थी कि हमारी जो कर्व होगी डैट इज़ बाउंडेड, मतलब आपको इनिशियल और टर्मिनल्स पॉइंट का पता है, मतलब आपको ये पता है कि एक्स आपको मिनिमम कितना दे सकता है और मैक्सिमम कितना दे सकता है। तो हम इस कर्व का पाथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम ये रीजन कैलकुलेट करना चाहते हैं फ्रॉम मिनिमम एक्स टू मैक्सिमम एक्स। सो हमारे पास दो पाथ हैं। अब पूरी कर्व का करना है तो ये क्लोज्ड कर्व है, पूरी कर्व का करना है तो हमें ए से बी जाना है। अब दोनों पे करना पड़ेगा और फिर दोनों को हम ऐड करेंगे। सो ए ई बी ये एक पाथ है। सो मैं अगर कहूँ कि अलोंग ए ई बी मैंने मूव करना है, तो जाहिर है अगर ए ई बी है और हम मूव कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमने कहा था कि अलोंग एक्स एक्सिस जो वाई है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो एक्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो लेट मैं कहूँगी कि यहाँ पर जो वाई है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, कुछ इस तरह। सो वाई इज इक्वल टू f1x आई कंसिडर्ड। और दूसरी चीज़ आप मूव करेंगे ए एफ बी, यानी आप मूव कर रहे हैं ए एफ और बी दूसरे पाथ के अलोंग। अगर आप इसके अलोंग मूव कर रहे हैं तो लेट मैं कहती हूँ कि y इज इक्वल टू f2x है। यहाँ पर फंक्शन हमने चेंज कर दिया। ज़रूरी नहीं है दोनों फंक्शन सेम हो, ज़रूरी नहीं है ये दोनों डिफरेंट हो, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो अलोंग ए एफ बी पार्ट 2 आप इसे कह सकते हैं। इसके अलोंग जो आपने फंक्शन लिया डेट इज़ y इज इक्वल टू f2x। अब इसका मतलब तो हमारे पास ये हुआ कि अगर हम वैल्यू e पे लेंगे, मतलब हम इस रूट से जा रहे हैं तो फंक्शन ये दे रहा है, और अगर हम इस रूट से जाते हैं तो फंक्शन ये, इसमें ये वाली वैल्यूज़ हम x की लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी। ठीक है, अब बात यह है कि इसमें से लोअर लिमिट कौन सी है और अपर लिमिट कौन सी है, क्योंकि हमारे पास देखा जाए तो सरफेस इंटीग्रल में एक्स की लिमिट भी चाहिए और वाई की भी चाहिए। एक्स की तो अंडरस्टूड है ए टू बी जाएंगे, वाई के लिए अब क्या केस है, वाई के लिए अब ई टू एफ वाला केस नहीं चलेगा क्योंकि वाई फंक्शन है एक्स का। अब अगर वाई एक्स का फंक्शन है तो जो आप यहाँ से देखें कि लोअर वाली वैल्यूज़ आपको कहाँ से, अब ई की वैल्यू आपको इस फंक्शन के थ्रू मिलनी है, उसके थ्रू नहीं मिलनी। ई आपको यहाँ पे मिल रहा है, इस फंक्शन के थ्रू मिल सकता है, उसके थ्रू तो आपको ई नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है लोअर लिमिट f1x वाली होगी, और आपको जो f है वो y की अपर लिमिट है वो इस फंक्शन के थ्रू मिलेगा। वैसे आपको इसके अकॉर्डिंगली आपको वो नहीं मिल सकता, तो इसका मतलब है f2x हमारी जो है वो अपर लिमिट अकॉर्डिंग टू y कंसीडर होगी। तो अब हम कैलकुलेट पहले क्या करेंगे, हम पहले कैलकुलेट करेंगे रीजन पार्शल m ओवर पार्शल y dx dy। इसको कैलकुलेट करने का मकसद हमें ये चीज़ बनानी है, ये प्रूफ करना है, इसके बराबर प्रूफ करना है। तो इक्वालिटी प्रूफ करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक ये भी है कि आप, एक तो हमारा क्वेश्चन होता है कि हम लेफ़्ट लेके राइट प्रूफ कर दें, दूसरा ये कि हम राइट लेके लेफ़्ट प्रूफ कर दें, या हम दोनों को साथ साथ चला के इक्वालिटी प्रूफ कर दें। तो हम ऐसा करें कि हम ये वाली चीज़ बनाते हैं और उसके बाद हम इसको देखते हैं कि हम इसके साथ और क्या कर सकते हैं। सो पहले पार्शल m ओवर पार्शल y अगर मैं कैलकुलेट करूं dx dy, अब हमें पता है ये है सरफेस इंटीग्रल, तो इसका मतलब है एक इंटीग्रल पे लिमिट विद रिस्पेक्ट टू x लगनी है और दूसरे पे विद रिस्पेक्ट टू y लगनी है। सो लेट, अब x की लिमिट अभी डिस्कस किया फ्रॉम a टू b मूव करनी है, y की लिमिट आपकी हमने डिस्कस कर लिया f1x से f2x मूव करनी है, और फंक्शन हमने इसके अलोंग m लेना था। ये भी हमें पता है कि हमने m क्यों लिया है, बिकॉज m के साथ हमारा जो चेंज है वो वेरिएबल x में है। सो m, और यहाँ आ गया, पहले हम y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो dy लिखेंगे, फिर हम dx लिखेंगे। ठीक है जी, x इज इक्वल टू a टू b। अब m है, आप जब लिमिट इंटीग्रल, अब ये पार्शल m ओवर पार्शल y था, सॉरी पार्शल m ओवर पार्शल y था, एक फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट हो रहा है और फिर उसी को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट भी हो रहा है और डिफ्रेंशिएट भी हो रहा है, और इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे का एंटी है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो इसका मतलब है आंसर आपको फंक्शन m मिलेगा, और लिमिट उस पर कहाँ से लगेगी, फ्रॉम f1x टू f2x dx। आप इसको ज़रा अप्लाई करें, ये m जो है बेसिकली फंक्शन था x और y का। अगर m x और y का फंक्शन था तो हम इस y को रिप्लेस कर देते हैं a टू b, तो ये आएगा क्या, m ऑफ x f2
माइनस एम ऑफ एक्स एफ वन, और बाहर आपके पास आ गया डी एक्स। अब जो अगला काम हम करते हैं वो ये कि हम इस लिमिट को ज़रा सेपरेट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एम ऑफ एक्स एफ टू माइनस लिमिट ए टू बी एम ऑफ एक्स एफ वन डी एक्स, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब हमारे पास एफ टू भी फंक्शन एक्स का, ये भी फंक्शन है, ये तो है ही एक्स, यहाँ पर ये भी एक्स और ये फंक्शन ऑफ एक्स। तो हम ज़रा इसको अगर देखें तो हम इसको ऐसे लिखें, वो मैं पहले लिख रही हूँ एफ वन वाला फंक्शन, ए टू बी हमारे पास लिमिट मूव कर रही है एक्स की, सो एम ऑफ एक्स एफ वन डी एक्स। अब यहाँ पर इसकी मैं लिमिट चेंज कर रही हूँ, लिमिट फ्रॉम ए टू बी है, मैं इसे बी टू ए कर रही हूँ। एम ऑफ एक्स एफ टू डी एक्स। अब ये लिमिट हमने चेंज इसलिए की है कि हमें ये साइकिल कंप्लीट करना है, क्योंकि हमने जाना था अलोंग क्लोज्ड कर्व। क्लोज कर्व के लिए आपका साइकिल ए टू बी और बी टू ए कंप्लीट होना चाहिए। और इंटीग्रेशन का हमें पता है कि रूल है कि अगर आपके पास लिमिट ए टू बी हो और आप उसे बी टू ए में कन्वर्ट करें तो उसके साथ साइन आता है माइनस का, तो वो वाला काम हमने कर लिया। दोनों में से मैं माइनस कॉमन लूँगी तो हमारे पास क्या बचेगा, ए टू बी एम ऑफ एक्स एफ वन डी एक्स प्लस ए बी टू ए एम ऑफ एक्स एफ टू डी एक्स। अब देखा जाए तो ये हमारे पास ये वाला पाथ था, यहाँ से यहाँ, और फिर हम यहाँ से यहाँ आ गए, यानी कि हमने अपनी कर्व कर ली है कंप्लीट। तो साइकिल कंप्लीट हो गया, पूरे साइकिल पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज लगाया तो फंक्शन हमारे पास एम आ रहा था। तो इसका मतलब है मैं इसको कंप्लीट करके ऐसे लिख सकती हूँ, ए टू बी एम डी एक्स, और ये हो गया आपका क्लोज्ड। क्लोज इसको लिखने का मकसद क्या है कि अब हमारी जो कर्व है वो क्लोज हो गई है ए बी टू बी ए। अब ए टू बी हम जब मूव कर रहे हैं और हम अलोंग द क्लोज्ड कर्व कर रहे हैं तो मैं इसको यूं भी लिख सकती हूँ माइनस अलोंग सी कर्व, क्योंकि सी कर्व विद एक्स एक्सिस मूव तो ए टू बी ही कर रही है। ये आपकी चीज़ बराबर की, इधर से आपके पास क्या आ रहा है, रीजन सरफेस इंटीग्रल पार्शल एम ओवर पार्शल वाई डी एक्स डी वाई, ये आपस में बराबर हो गए। तो इसका मतलब है कि अगर आप क्लोज इंटीग्रल सी एम डी एक्स लिखती हैं लिखें तो वो बराबर आएगा रीजन पार्शल एम ओवर पार्शल वाई डी एक्स डी वाई, ये माइनस मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, एंड दिस इज़ नोन एज इक्वेशन नंबर 1। अब हम मूव करते हैं अगली इक्वेशन पे। अभी तो हमने बात की विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस भी ले सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू वाई, जाहिर है कि अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस चेंज की बात की है तो फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस भी तो उसमें कोई ना कोई चेंज है था। मैं अब ज़रा वो चेंज भी डिस्कस करूँ। ये वाई एक्सिस है आपका, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ हमारा रीजन कोई आर पड़ा हुआ था, ये रीजन है, रीजन को एक पॉइंट ए पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, दूसरा बी पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, और इधर से ई पॉइंट पे कट कर रहा है वाई एक्सिस पे, और ई पॉइंट एफ पॉइंट पे कट किया उसने वाई एक्सिस पे। ए था, ये ई था, ये बी था, ऐसी कोई हमारे पास पिक्चर हमने पहले ड्रॉ की। अब इसमें देखें जी, विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर आप चेंज करें तो पहली चीज़ तो वही वाली है जो हम पहले बात कर रहे थे कि विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर चेंज आएगा तो फंक्शन आपका एन में आएगा। विद रिस्पेक्ट टू वाई चेंज करेंगे तो फंक्शन हमारा एन यूज़ होगा। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई चेंज करना है तो फंक्शन हमें कौन सा चाहिए, हमें फंक्शन अब एन वाला चाहिए। तो मैं यहाँ पे साथ ही इसके मेंशन कर देती हूँ कि सरफेस इंटीग्रल आर पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स। अब पहले हमने जब लिया तो हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया था, हमने असल में निकालना क्या है, हमने निकालना है कि हम विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल उस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव लेते हैं और उस पर सरफेस इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वाला काम हम कर रहे हैं। तो अब इसका डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है तो इसके रिस्पेक्ट हमने फंक्शन अपना लिख लिया। अब देखें इस कर्व को भी देख लें, इधर भी देखें, ये कर्व आपके पास सी है, इस कर्व में ई टू एफ मूव करना है, ई टू एफ मूव करना है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये आपका टर्मिनल पॉइंट है। ई टू एफ मूव करना है, दो रास्ते हैं, फिर वही दो रास्ते हैं,
एक ये वाला है, ये वाला, दूसरा ये वाला है। अब देखें पहला कौन सा है, पहला आपके पास है ई बी एफ, अलोंग ई बी एफ। अब अलोंग ई बी एफ वाई आपके पास क्या था, वाई था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि एक्स आप ले लें G1y, ठीक है, यानी G1y, यहाँ पर आपको G1y मिल रहा है। अब आप दूसरी साइड पे आ जाएं, दूसरा आपका जो एफ तक पहुँचने का रास्ता है वो कौन सा है, ई ए एफ वाला। एक दफ़ा आप इधर से गए, दूसरी दफ़ा आप इधर से आएंगे, अलोंग ई ए एफ। अब लॉन्ग ई ए एफ मैं ये कहती हूँ कि फंक्शन दूसरा हम डिफाइन कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू G2y। अब यहाँ पर आपके पास एक्स जो है वो G2y की फॉर्म में आपको आंसर देता है। अब इसमें से ये डिसाइड करना है कि लोअर लिमिट कौन सी है और अपर लिमिट कौन सी है। देखने में तो हमें यही लग रहा है कि ई हमारी लोअर लिमिट है और एफ हमारी अपर लिमिट है, लेकिन अगर हम फंक्शन को इस कर्व के हिसाब से गौर से देखें तो हमारे पास एक्स ए पे लोअर है, तो आपको ए जो है वो G1y के थ्रू मिल रहा है, सॉरी ए जो है वो आपको G2y के थ्रू मिलना है, इसके थ्रू तो ये मिलना ही नहीं, ये आपको यहाँ से मिला है। इसका मतलब है जो G2y है ये आपकी लोअर लिमिट है और G1y आपकी अपर लिमिट है, क्योंकि आप G1y से मूव करेंगे तो आपको यहाँ पर आकर B तो मिलेगा पर A इसमें नहीं आता, और अगर आप इधर से आएंगे तो आपको A मिलेगा, जबकि x के लिए लोअर पॉइंट हमारे पास A है और अपर पॉइंट हमारे पास B है। सो लिमिट हम लगाएंगे तो E टू F, तो बाद में हम इसको चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर रिक्वायरमेंट। तो पार्शियल n ओवर पार्शियल x है हमारे पास, हम पार्शियल n ओवर पार्शियल x को भी वैसे ही लिखते हैं जैसे हमने पहले लिखा था। अब इसमें y को बाद में सॉल्व करेंगे और x को हम पहले सॉल्व करेंगे। सो फ्रॉम E टू F ये आपका मूव कर रहा है y, देन अब आपका x मूव करेगा फ्रॉम, अब x को देखें, x ने मूव कहाँ से करना है, G2y से G1y की तरफ, और इसके साथ हमारे पास आएगा पार्शियल n ओवर पार्शियल x dy, सॉरी dx dy। अब आपके पास देखें जी, इंटीग्रल मूव करेगा फ्रॉम E टू F फंक्शन। अब ये वही वाली बात फिर से आ गई कि पार्शियल डेरिवेटिव किसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एंड साइमल्टेनियसली आप उसकी इंटीग्रेशन ले रहे हैं उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन इटसेल्फ आ जाएगा। सो n आ गया और उस पर लिमिट आपके पास है G2y से G1y, और यहाँ आपके पास आ गया dy। नाउ अब हमारे पास जो अगली चीज़ है वो ये कि हमने इसकी लिमिट्स पुट करनी है, और हमें ये पता है कि जो फंक्शन हमारे पास है n फंक्शन है x और y का, ये बात भी हमने स्टेटमेंट में गई थी कि m और n आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो इसमें अब आपको चेंज किसे करना है, अब आपको चेंज करना है x को। सो वी आर चेंजिंग द x को चेंज करते हैं। तो अगर हम x को चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, राइट साइड पे हमारे पास था रीजन फ्रॉम पार्शियल n ओवर पार्शियल x dy dx dy, और लेफ्ट साइड पे आपको मिल गया था, हम कहाँ तक पहुँचे थे, E टू F इज इक्वल टू y। अब पार्शियल n मैंने वैल्यूज जस्ट लगानी है, तो अब हमारे पास जो है वो y इज इक्वल मूव कर रहा है E टू F। तो हमारे पास जो फंक्शन था हम उसे लिखेंगे, तो फंक्शन हमारे पास अब लिखूँ तो n ऑफ g, अब अपर लिमिट क्या थी, अपर लिमिट थी G1y और लोअर लिमिट थी माइनस, सॉरी इसके साथ आपका y आ जाएगा माइनस n ऑफ G2y और dy। फंक्शन बन गया। अब मैं लिमिट को सेपरेट करूँगी फ्रॉम E टू F, n ऑफ G1y माइनस लिमिट E टू F n ऑफ G2y dy, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने सेकंड वाले की चेंज की थी वैल्यू,
लास्ट टाइम हमने वैल्यू चेंज की थी सेकंड वाले की, उसकी रीज़न ये थी कि हम G1 को फर्स्ट पे लाना चाहते हैं। इसमें G1 ऑलरेडी फर्स्ट पे है क्योंकि फंक्शन आपका G1 से G2 की तरफ ही चलना है। G1 आप फंक्शन अलॉन्ग E ले रहे हैं और F आप फंक्शन अलॉन्ग F ले रहे हैं, यानी कि अगर आप G1 के हिसाब से देखें तो E G1 में ही आता है। तो लिमिट आपकी E टू F मूव करे तो आपको फिर आपकी लिमिट का साइकिल कंप्लीट होगा। हमारे पास लोअर लिमिट है तो ई ही, अगर हम ग्राफ में देखें तो लोअर लिमिट तो ई थी हमारे पास, जो हमने कर्व बनाई है, जो हमने जो है यहाँ पर बनाया था, उसमें नीचे पॉइंट ई पड़ा हुआ है, तो हमें ई वाली फर्स्ट चाहिए और एफ़ वाला हमें बाद में चाहिए। तो एफ़ वाले पॉइंट को हमने बाद में रख लिया और ई वाले को हमने पहले रख लिया। तो अब हम लिमिट किसकी चेंज कर रहे हैं, इस वाले की, G2 वाले की। वहाँ पर भी आप जो लिमिट चेंज करते हैं वो G2 वाले की, F2 वाले की ही करते हैं। n ऑफ G1 y dy, अब इसकी लिमिट माइनस पहले या चेंज करूँगी तो ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगी F2 e n ऑफ G2 y dy। अब जो चीज़ आ गई फिर नोट करने वाली बात, E टू F गए, F टू E गए। अब E से आप F जा रहे हैं, ये पॉइंट आ गया E टू F वाला, और फिर F से आप वापस आ गए E पे, तो कर्व आपकी क्लोज्ड हो गई। अब अगर आपकी कर्व क्लोज्ड हो गई है तो इसको फिर हम क्लोज कर्व की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डैट इज़, और लिमिट E टू F जा रही है n ऑफ, अब n dy लिख दूँ, इनफ है, क्योंकि आपके पास G1 और y दोनों फंक्शन y के हो गए हैं, हमें उससे अब कोई इशू नहीं है कि इसके अंदर x आएगा। सो E टू F, अब E टू F एक क्लोज्ड कर्व बन रही है, तो मैं इसको जो है वो सिर्फ C भी लिख दूँ तो वो भी मेरे लिए इनफ है। और राइट साइड पे हमने क्या चलाया हुआ है, राइट साइड पे हमारे पास चल रहा है रीजन पार्शल n ओवर पार्शल x dx dy। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें कि आपकी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों इस्टेब्लिश हो गई हैं। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये वाली, और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। मैं ऐड करूँगी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास जो क्लोज्ड इंटीग्रल था उसके साथ m dx था, सो आई एडिड इट, m dx प्लस c n dy। अब राइट साइड पे क्या आएगा, ये हमारे पास सरफेस, इसके साथ साइन माइनस का था, पार्शल m ओवर पार्शल y प्लस सॉरी dx dy प्लस रीजन पार्शल n ओवर पार्शल x dx dy। अब ये पार्शल x और पार्शल y, अब हम यहाँ से अगर देखें तो हम ये इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल c मैंने एक दफ़ा लिख दिया, m dx प्लस n dy इज़ इक्वल टू, इसमें से माइनस जो है वो मैं दरमियान में ले लूँगी, और जो ये सरफेस इंटीग्रल है मैं इसको एक दफ़ा लिखती हूँ, दरमियान वाली वैल्यू अगर लिखें पार्शल n ओवर पार्शल x माइनस पार्शल m ओवर पार्शल y dx dy। ये आपके पास वो फॉर्म है ग्रीन थ्योरम की जो आपने प्रूफ करनी थी और हमने ये प्रूफ कर ली है। तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी क्लोज्ड कर्व हो जो कि सिंपली कनेक्टेड रीजन में हो, उसके ऊपर अगर हम दो फंक्शन डिफाइन करें m एंड n, और वो दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हों और दोनों x और y के फंक्शन हों और दोनों का कंटिन्यूस डेरिवेटिव भी रीजन R में लाई करें, तो फिर ऐसा मुमकिन है कि हम m जो फंक्शन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो और n जो फंक्शन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हो, उसका विद रिस्पेक्ट टू देयर डिपेंडेंट वेरिएबल पार्शियल डेरिवेटिव लें और उसका उस पर सरफेस इंटीग्रल निकाल लें, तो ये दोनों आपस में क्लोज इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड सरफेस इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी इक्वल फॉर बोथ फंक्शंस। ये हमारे पास हमने जो प्रूफ करना था। इसके बाद ग्रीन थ्योरम की दो फॉर्म होती हैं, एक टेंजेंशियल फॉर्म होती है, एक नॉर्मल फॉर्म होती है, जिसको फर्स्ट वेक्टर फॉर्म और सेकंड वेक्टर फॉर्म भी बोलते हैं, एंड वी विल डिस्कस दिस लेटर इंशाल्लाह।